स्वागत है आपका पैडा पॉइंट में। दिस इज़ राहुल मेहरा और हिंदी पैडागोजी सीरीज़ का ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इसमें हम 15 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 पार्ट हमने अपलोड किए हैं, तो आप चाहें तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अंकिता 6 विभिन्न भाषाएं समझ और बोल सकती है। उसकी भाषिक क्षमता के कारण उसे क्या कहा जाएगा? भाषाविद कहा जाएगा, बहुभाषिक वक्ता कहा जाएगा, द्विभाषिक वक्ता कहा जाएगा, एकल भाषिक वक्ता कहा जाएगा। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम एकल भाषिक वक्ता कैसे कहेंगे, द्विभाषिक वक्ता कैसे कहेंगे, बहुभाषिक वक्ता क्या कैसे कहेंगे। एकल भाषिक वक्ता जो एक भाषा बोल सके, एक भाषा बोल पाए, उसको हम एकल भाषिक वक्ता कहेंगे। और जो 2 भाषाएं जाने उसे हम द्विभाषिक वक्ता कहेंगे। और जो 2 से अधिक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसी भाषाएं बोल सके, समझ सके, उन्हें हम बहुभाषिक वक्ता कहेंगे। वहीं भाषाविद की बात करें, भाषाविद जो किसी एक पर्टिकुलर भाषा का विशेषज्ञ हो, जानकार है, उसे हम भाषाविद कहेंगे। तो अंकिता 6 विभिन्न भाषाएं समझ बोल सकती है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बहुभाषिक वक्ता। करेक्ट ऑप्शन विल बी बहुभाषिक वक्ता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। आप कोड मिश्रण, कोड अंतरण, बच्चों की भाषा और गुप्त भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं। इन विषयों के अध्ययन के लिए आपको किस मुख्य विषय का अध्ययन करना होगा? ऑप्शन है मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, सामाजिक भाषिक या सोशियो लिंग्विस्टिक, या सांस्कृतिक मनोविज्ञान। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? आई होप आपने कर लिया होगा। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कोड मिश्रण, कोड अंतरण क्या होता है। कोड मिश्रण, कोड अंतरण, कोई भी एक भाषा बोलने वाला व्यक्ति है, वो अपनी भाषा को सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्विच कर लेता है, थोड़ी बहुत चेंज कर लेता है, कुछ शब्दों को या आगे पीछे करके ऐसे बोल सकता है, उसे हम कोड मिश्रण या कोड अंतरण कहते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, कोड मिश्रण, कोड अंतरण, बच्चों की भाषा और गुप्त भाषाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं। इन विषयों के अध्ययन के लिए आपको किस मुख्य विषय का अध्ययन करना होगा? तो मानव शास्त्र ये तो होगा नहीं, समाजशास्त्र तो ये हमारा ये भी नहीं होगा, सांस्कृतिक मनोविज्ञान। अगर हम इनके अर्थों के ऊपर जाएं, इनके क्या अर्थ हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मानव शास्त्र हम कहेंगे एंथ्रोपोलॉजी को, ये मानव विकास और उनकी संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं इसमें। और समाज शास्त्र की बात करें तो समाज शास्त्र में तो ये समाज का गठन कैसे हुआ है, संस्थाएं कैसे काम करती हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और वहीं हम अगर नीचे सांस्कृतिक मनोविज्ञान या कल्चरल साइकोलॉजी के बारे में बात करें, तो ये मतलब ये है कि मानव की जो संस्कृति है और संस्कृति का मानव के व्यवहार और मन के विज्ञान से कैसा संबंध है, उसे हम सांस्कृतिक मनोविज्ञान कहेंगे। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल नहीं होंगे, 1, 2 एंड 4th वन ये नहीं होगा। तो सामाजिक भाषिक हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सामाजिक भाषिक को ही हम सोशियो लिंग्विस्टिक कहेंगे। इसमें ही हम कोड मिश्रण, कोड अंतरण, ये सारी चीज़ें करते हैं। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं 33 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं? अर्थगत, बोध विषयक, ध्वन्यात्मक, वाक्यगत। चलिए देखते हैं, ये भी इजी क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। अर्थगत की बात करें हम, तो अर्थगत को हम इंग्लिश में सिमेंटिक भी बोलते हैं, और कोश विषयक को हम लेक्सिकल अप्रोच या लेक्सिकल भी बोलते हैं। ध्वन्यात्मक को हम फोनोलॉजिकल, और वाक्यगत को हम साइनेटिक बोलते हैं। तो क्वेश्चन है कौन सा तुलनात्मक विश्लेषण का भाग नहीं? तो देखो, कोश विषयक में तो हम करते हैं, तुलना करते हैं, कैसे हमारा एक सेंटेंस बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उनका हम विश्लेषण कर पाते हैं। तो वहीं और ध्वन्यात्मक, ध्वनियों की तुलना कर लेते हैं हम ध्वन्यात्मक में। और वाक्यगत में हम एक सेंटेंस की तुलना कर सकते हैं कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से
कैसे संबंधित है और क्या उनमें अंतर है, जबकि हम अर्थगत में ऐसा नहीं करते हैं। अर्थगत में ऐसा नहीं करते हैं। करेक्ट ऑप्शन विल बी अर्थगत। देखते हैं 34। आपने महसूस किया कि आपके विद्यालय की एक अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंद रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है, वह किस विधि का अनुपालन कर रही है? व्याकरण अनुवाद, संरचनात्मक मौखिक स्थिति, डायरेक्ट मेथड या श्रव्य भाषा? चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर है। आपने महसूस किया कि आपके विद्यालय की अध्यापिका कक्षा में स्वच्छंद रूप से मातृभाषा का प्रयोग करती है। तो देखो, भाषा शिक्षक तो जैसे मीजो मीजो लैंग्वेज है, मीजो भाषा है, उसका आप अगर शिक्षक हैं, आप मणिपुरी के शिक्षक हैं, आप या हिंदी के या इंग्लिश के शिक्षक हैं, तो आप आ, उस पर्टिकुलर भाषा का प्रयोग ना करके आप बच्चे की मदर टंग को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, मदर टंग को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बोलने की। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप बताइए वह किस विधि का अनुपालन कर रही है? देखो, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष या डायरेक्ट मेथड में, जैसे टारगेटेड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है तो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। श्रव्य भाषिक मतलब ड्रिल होती है, इसमें टीचर बोलेगा, बच्चे रिपीट करेंगे, तो इसमें भी बच्चों को हम उसकी मातृभाषा में बोलने के अवसर नहीं देते हैं। प्रत्यक्ष में भी हम बोलने के अवसर नहीं देते हैं। अब संरचनात्मक मौखिक स्थिति में स्ट्रक्चरल मेथड है, स्ट्रक्चर्स बना दिए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स को के अकॉर्डिंग बच्चे बात करेंगे, बच्चे भाषा सीखेंगे। जबकि व्याकरण व्याकरण अनुवाद में ऐसा नहीं होता है। व्याकरण अनुवाद में बच्चे, जैसे टारगेटेड लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है तो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे उसकी मदर टंग में, मदर टंग को ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलने के मौके देंगे। जिस करेक्ट ऑप्शन मिल भी नंबर 1 व्याकरण अनुवाद विधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता, जिसमें से सब बारीक वर्णन शामिल नहीं है, जिनके माध्यम से सटीकता लाई जा सकती है, ऐसे कौशल को किस नाम से जाना जाएगा? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या करना है हमें? ऑप्शन देखते हैं। प्रक्रिया लेखन, टिप्पणी लेखन, टिप्पणी या नोट लेखन, नोट लेना, टिप्पणी, नोट बनाना, सारांशिकरण। इनके थोड़ा सा मैं इंग्लिश बता देता हूँ। प्रोसेस राइटिंग है ये, नोट टेकिंग है, नोट मेकिंग है, और ये समराइजेशन है। तो ये कह रहे हैं संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता, संक्षिप्त रूप से लिखने की योग्यता, जिसमें से सब बारीक वर्णन शामिल नहीं, बारीक चीज़ें उसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो प्रक्रिया लेखन में तो आपको पता है, एक जैसे हम कोई संस्मरण लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, वही प्रक्रिया लेखन हो गया। नोट टेकिंग और नोट मेकिंग, ये तो हमारे अलग, दोनों अलग ही कॉन्सेप्ट हैं, ये दोनों हमारे टोटली अलग ही कॉन्सेप्ट हैं। और समराइजेशन हमारा क्लियर हुआ कि संक्षिप्त रूप से हम लिख रहे हैं, इसमें बारीक चीज़ें नहीं होंगी। तो करेक्ट ऑप्शन मिल गई सारांशिकरण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन किस माध्यम से प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है? वाणी की अभिव्यक्तियों का मूल्यांकन प्रभाव तरीके से कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन है शब्दों का चयन, वाणी की शैली, मुखरता, वाणी की गति। तो हमें क्या करना है, वाणी की अभिव्यक्ति, जो बोल रहे हैं बच्चे, वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका हमें टेस्ट करना है, उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन कैसे करेंगे? वाणी की गति, जो बच्चे फास्ट बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, कम स्पीड से बोल रहे हैं, तो ऐसे करेंगे? तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मुखरता, कितने मुखर होकर बोल रहे हैं, ये भी नहीं होगा। शब्दों का चयन, शब्द का चयन करना है, तो शब्दों के चयन से भी हम नहीं करेंगे। शब्द तो बच्चे बहुत अलग अलग प्रकार के शब्दों का चयन कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वाणी की शैली। वाणी की शैली इसलिए होगा, मतलब किस शैली में बात कर रहे हैं बच्चे, क्या उनका पिच है, क्या उनका इंटोनेशन है, क्या उनका एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें उसमें हम इंक्लूड करेंगे वाणी की शैली में, तभी हमारा प्रॉपर तरीके से मूल्यांकन हो पाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं 37 क्वेश्चन। कक्षा में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है इस तरह से कक्षा में सरलतापूर्वक समूह, जोड़ीदार व समग्र कक्षा गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं। इससे बच्चों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी सीट से जब भी और जहाँ भी चाहें आ जा सकते हैं। इससे अध्यापक अपनी कक्षा में समानता का भाव सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे बच्चों को स्थायी मित्र समूहों का गठन करने से बचाया जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन करेक्ट।
तो देखते हैं हम नीचे से ऊपर तक जाते हैं। इसमें बच्चों को स्थायी मित्र समूह का गठन करने से बचाया जा सकता है। अगर बच्चे स्थायी मित्र समूह बना रहे हैं तो उसमें समस्या कहाँ आ रही है? नहीं आ रही है हमें समस्या। तो ऐसा तो नहीं है कक्षा में बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, इसके लिए तो हम ऐसा नहीं करते हैं कि भाई ये ऐसा हो। इससे अध्यापक अपनी कक्षा में समानता का भाव सुनिश्चित कर सकता है। यस, कर सकता है, कुछ हद तक कर सकता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो सकता है। देखते हैं, लेकिन ऊपर चलते हैं। इससे बच्चों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी सीट से जब भी और जहाँ भी चाहें आ जा सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए आप कक्षा में सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपको स्वतंत्रता है कहीं भी जाकर बैठो, किसी के साथ भी बैठो, बदलते रहो अपनी सीट, खड़े हो जाओ, तो ऐसा तो नहीं है। ये तो हमारा टोटली इनकरेक्ट होगा। तो हमारा थर्ड हो सकता है और फर्स्ट देख सकते हैं। इस तरह से कक्षा में सरलतापूर्वक समूह, जोड़ीदार व समग्र कक्षा गतिविधियाँ कराई जा सकती हैं। निश्चित रूप से हमारा एक टीचर का टारगेट यही होना चाहिए कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम क्लास में कंडक्ट करा सकें, तो कक्षा गतिविधियाँ करवाई जा सकें। ये इनने इसमें इस ऑप्शन में डाल दिया, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का आकलन करने के लिए भाषा अध्यापक को मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? विराम चिन्हों के प्रयोग पर, प्रवाह के साथ पठन पर, समझ के साथ पठन पर, वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करने पर। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? देखते हैं क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन, बट यू हैव टू कीप इन माइंड वन थिंग, दैट इज प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर मतलब बच्चा थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, ऐसा है बच्चा प्राथमिक स्तर। उसमें हम क्या कर रहे हैं, पठन कौशल, रीडिंग स्किल को डेवलप करने के लिए एक लैंग्वेज टीचर को मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? विराम चिन्हों के प्रयोग पर। हाँ, हो सकता है, कुछ हद तक रख सकते हैं। प्रवाह के साथ पठन पर, हाँ ये भी है। समझ के साथ पठन पर और वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करने पर। तो ये ऑप्शन लगभग सारे सही हैं, लेकिन इन द केस ऑफ प्राथमिक स्तर हमें समझ के साथ पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को पढ़ना उतना नहीं आता है। तो पहले तो हम ये इंश्योर करेंगे कि बच्चे समझ के साथ पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे तो हम विराम चिन्हों के प्रयोग पर भी ध्यान देंगे, हम प्रवाह के साथ पठन पर भी ध्यान देंगे, और वर्णमाला के अक्षरों की पहचान करने पर नहीं। नहीं नहीं, ये तो प्री प्राइमरी के हिसाब का हो गया, बाल वाटिका का हो गया, KG 1 KG 2 की बात हो गई। वर्णमाला के अक्षरों की पहचान, वर्णमाला तो हम बहुत पहले सिखाते हैं, क्लास 1 में या KG 1 KG 2 बाल वाटिका में करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3, समझ के साथ पठन पर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। प्रभावशाली संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? बोलते जाना और हाव भाव प्रदर्शित करना, मस्तिष्क में जो भी आए वह कहते जाना, पहले दूसरों की बात सुनना, नियमित अंतराल पर दूसरों को हस्तक्षेप करते रहना। तो जैसा कि आपको पता है, जैसा कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए एक मेथड का यूज करना है, वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छी है। जैसे कि इसमें हम ये ऑप्शन हम पहले ही हटा देंगे, नियमित अंतराल पर दूसरों को हस्तक्षेप करते रहना। कोई जैसे बात कर रहा है, हम मतलब 2 बच्चे हैं, बच्चा राम, बच्चा श्याम, ये दोनों बात कर रहे हैं, तो राम दूसरे बच्चे को हस्तक्षेप कर रहा है, बार बार इंटरवीन कर रहा है, बार बार उसको टोक रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा हमारा। पहले दूसरों की बात सुनना, ठीक है, ये हो सकता है। अब देखते हैं, मस्तिष्क में जो भी आए वह कहते जाना। अच्छा, तुम्हारे मन में आ रहा है कि मैं भोपाल जाऊंगा, बोल दो ये। तुम्हारे मन में आ रहा है कि मैं तुमको मारपीट करूंगा, ये भी बोल दो। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है बोलते जाओ। दिस इज टोटली इनकरेक्ट। तो ये 2 ऑप्शन हमने इनका एलिमिनेट कर दिए हैं, बोलते जाना और हाव भाव प्रदर्शित करना। देखिए, बोलते जाना और हाव भाव प्रदर्शित करना, हाव भाव प्रदर्शित करना ये तो ठीक है। बोलते जाना मतलब बोलते ही रहो कंटिन्यूसली, दूसरे की बात सुनो ही मत। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल हमारा ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की पहले बात सुनना है, फिर अपनी बात कहना है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अंग्रेजी व्याकरण के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
वाक और लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना, नियमों को कंठस्थ करने की योग्यता में वृद्धि करना, अध्ययन में रुचि विकसित करना, अपने विचारों की मौलिकता में वृद्धि करना। देखते हैं क्या होना चाहिए। इंग्लिश ग्रामर की टीचिंग में आपका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए। आप अंग्रेजी विषय के शिक्षक हैं, अब बताइए। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर। नीचे से ऊपर स्टार्ट करते हैं। अपने विचारों की मौलिकता में वृद्धि, यस यस होना चाहिए, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, मौलिकता में वृद्धि तो होना चाहिए। अध्ययन में रुचि विकसित करना, यस ये भी होना चाहिए। नियमों को कंठस्थ करने की योग्यता में वृद्धि, देखिए अब वो रट्टाफिकेशन की बात कर रहे हैं, रटने की बात कर रहे हैं, कंठस्थ कर लो, याद कर लो, तो ये हम कभी नहीं बोलते हैं, ये तो हम कभी कभी नहीं बोलते, ये हमारा ऑप्शन कहीं से भी करेक्ट नहीं होने वाला है। अब देखते हैं वाक और लेखन में विचारों को तार्किकता और सटीकता के साथ अभिव्यक्त कर पाने की योग्यता विकसित करना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। इसमें क्या है, वाक बोलने और लेखन में विचारों की तार्किकता, ये रेशनैलिटी की बात करना है, ये एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं, सटीकता की बात कर रहे हैं, रेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, उसके साथ अभिव्यक्त करने की योग्यता विकसित करना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखते हैं 41 प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने के लिए अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को किन टॉपिकों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। धार्मिक मत, व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय थीम। तो क्या विकसित करना है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में लेखन कौशल, राइटिंग स्किल को आप डेवलप करना चाहते हैं, आप टीचर हैं, लेकिन कहाँ पर है टीचर आप प्राथमिक स्तर पर हैं टीचर। कहाँ है टीचर, प्राथमिक स्तर पर। धार्मिक मत, तो बच्चों में उतने मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे उतने समझदार नहीं है कि वो धार्मिक मत अपना दे पाएँ, दे सकते हैं, लेकिन हम प्राइमरी लेवल पर ये सारी चीज़ें धार्मिक मत, इस पर हम बच्चों को कोई टॉपिक नहीं देते हैं। व्यक्तिगत जीवन देखते हैं ये हो सकता है कि नहीं। सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय थीम, ये राष्ट्रीय थीम, सामाजिक मुद्दे भी बच्चे उतने परिपक्व नहीं होते हैं इन सबके बारे में अपने मत देने के लिए। तो बेटर टू टेल देम टू राइट अबाउट देयर ओन लाइफ, व्यक्तिगत जीवन पर वो क्या लिख रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं क्लास 2 के, क्लास 3 के, वो उनसे ये बोलो कि आज तुमने क्या किया, इस पर लिखो। आप मार्केट गए तो आपने क्या देखा, उस पर लिखो। इस पर ही तो लिखेंगे। सामाजिक मुद्दे पे वो कैसे लिखेंगे, क्लाइमेट चेंज आपने बता दिया उनको कि चलो क्लाइमेट चेंज पे लिखो, चलो बाल विवाह पे आप लिखो, क्या लिखेंगे। तो बच्चे उतने परिपक्व नहीं है कि वो सामाजिक मुद्दे पे अपना मत दे सकें। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि प्राथमिक स्तर है ना, प्राथमिक स्तर पर बच्चे व्यक्तिगत खुद के जीवन के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42, आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को अवलंब देने के लिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन में एक वर्ड है जो आपको परेशान कर सकता है। चलिए देखते हैं फिर भी ऑप्शन क्या क्या है। निदानात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन, सहपाठी आकलन। चलिए देखते हैं क्या है। आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को अविलंब देने के लिए, अविलंब का मैं अर्थ बता देना चाहता हूँ। अविलंब को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग मीन एक्स्ट्रा हेल्प। बच्चे कुछ काम करने में थोड़ी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट को समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर लिखने में कोई कठिनाई का अनुभव कर रहा है, तो उन्हें हम एक्स्ट्रा जो हेल्प देते हैं उसे हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को अविलंब देने के लिए, स्कैप फोल्डिंग देने के लिए उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं की पहचान करना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप क्या करना चाहेंगे। निदानात्मक आकलन, ये निदानात्मक आकलन है, योगात्मक आकलन है, रचनात्मक है, या सहपाठी आकलन। सहपाठी आकलन का सबसे पहले मैं अर्थ बता देता हूँ। सहपाठी आकलन जैसे राम और श्याम दो बच्चे हैं, वो एक दूसरे की कॉपी, एक दूसरे की, जैसे कोई टॉपिक लिखने को दिया है टीचर ने राम और श्याम को, राम श्याम की कॉपी चेक करेगा, श्याम राम की कॉपी चेक करेगा।
ये सहपाठी आकलन है। तो ये तो नहीं करते हैं, स्कैप फोल्डिंग जनरली टीचर्स द्वारा दिया जाता है, तो ये तो नहीं होगा। रचनात्मक आकलन, यस। फॉर्मेटिव असेसमेंट, जैसे बच्चों को हम पोम दे रहे हैं, कविता, कहानी, लेखन, कुछ भी दे रहे हैं, या मैथमेटिक्स कुछ भी दे रहे हैं, तो हम उसे मतलब कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व करेंगे, कंटिन्यूसली उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पर उनको स्केप फोल्डिंग देते रहेंगे, उसको उसमें सुधार करते जाएंगे। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब आप कहेंगे योगात्मक आकलन क्यों नहीं है? योगात्मक आकलन इसलिए नहीं है क्योंकि जनरली योगात्मक आकलन को हम इस रूप में जानते हैं कि जैसे त्रैमासिक परीक्षा है, छमासिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा है, वो हमारे योगात्मक आकलन है। उसमें हम बच्चों को उतना स्केप फोल्डिंग नहीं दे पाते हैं, उतना एक्स्ट्रा हेल्प नहीं दे पाते हैं, वो हमारे रिकॉर्ड्स के लिए बेहतर है। निदानात्मक आकलन क्यों नहीं है? अच्छा, निदानात्मक आकलन की बात करें तो निदानात्मक आकलन में बच्चों को रेमिडीज दी जाती हैं धीरे धीरे, क्या आप में समस्या है, लेकिन उतना ज़्यादा ये करेक्ट नहीं है। रचनात्मक आकलन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 43, चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा अर्जित करने की सहजात क्षमता हमारे अद्वितीय मानवीय जैविक वंशानुक्रम का परिणाम है। इस वंशानुक्रम को किस रूप में जाना जाएगा? देखते हैं। चॉम्स्की एक लिंग्विस्टिक्स थे, उनने भाषा के बारे में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है कि बच्चों के अंदर जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है, जिसको वो कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैड। और उसको अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो उसको हम बोलेंगे भाषा अर्जन उपकरण। भाषा अर्जन उपकरण। तो चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा अर्जित करने की सहजात क्षमता हमारे अद्वितीय जैविक वंशानुकरण का परिणाम है। इसको हम भाषा अर्जन उपकरण या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहा जाएगा? ध्वनि मूलक, आकृति मूलक, वाक्य विन्यास मूलक, अर्थ तत्व। अर्थ तत्व। देखो मीनिंग तो बिल्कुल नहीं, मीनिंग तो बिल्कुल नहीं। सबसे छोटी इकाई मीनिंग थोड़ी है, मीनिंग तो सबसे लास्ट वाली इकाई। वाक्य विन्यास। सेंटेंस का फॉर्मेशन है क्या? नहीं है ये भी। आकृति मूलक नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द ध्वनिम। ध्वनिम या फोन्स, फोनीम्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। चलिए 45 क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 3 माह की आयु वाले शिशु मुक्त स्वर ध्वनियाँ बोलने लगते हैं, ये ध्वनियाँ किसका उदाहरण है? बबलाना, चीखना चिल्लाना, एक शब्दी कथन, पूंजन। In this question we have to keep in mind one thing, that is बच्चे 2 से 3 माह की आयु वाले हैं। शिशु जो इन्फेंट है 2 से 3 माह के, वो क्या करता है? चीखना चिल्लाना, ये तो बाद में होता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो समझेगा तो चीखना चिल्लाना करेगा। एक शब्द तो बोलता नहीं है, एक शब्दी कथन तो बिल्कुल नहीं बोलता है, एक शब्दी कथन बिल्कुल नहीं बोलता है, चीखता चिल्लाता भी नहीं है। अब बात आई बैबलिंग या कूंजन। कूंजन को हम अगर कहें तो इसको हम कूइंग बोलते हैं इंग्लिश में, कूइंग। थोड़े कू कू बच्चे ऐसे करते हैं, कू कू कू। बैबलिंग में थोड़ा सा ये अपर स्टेज है, थोड़ा और बड़ा होगा बच्चा तो बैबलिंग करने लगेगा। तो सबसे पहले तो बच्चा कूंजन करेगा या कूइंग करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो हमारे 15 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। अगले 15 क्वेश्चन हम पेडागोजी सीरीज़ के पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए पेडा पॉइंट के साथ।